अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और वीडियो का टाइटल है इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा ऑन JNK हिस्ट्री, डेमोग्राफी एंड रीजन। इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मोस्ट सजेस्टेड है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, क्योंकि मोस्ट सजेस्टेड है, तो इसलिए हम आज इस वीडियो को वॉच करने वाले हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या रियलिटी है और क्या हमें समझने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हम इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले लोग पिछले 72 साल से आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक उस आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, चाहे हम इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जाते हुए अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा शोषा छोड़ दिया था इस इलाके में कि जिससे इस इलाके की दोनों सुपर पावर्स अपना सारा इन्वेस्टमेंट, अपना सारा ध्यान लड़ने पे और झगड़ने पे लगता रहा। और इस रीजन की वजह से जो पोटेंशियल है इस अवाम का, जो कि हिस्टोरिकली इंडियन है लेकिन बहरहाल आफ्टर 1947 पाकिस्तानी और इंडियन है, वो आगे आ नहीं सका। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इशू, ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और इसमें इंसानियत के लिए भी बड़े वो हैं कि आफ्टर ऑल हम सब बातें करते हैं और सफ़र भी करते हैं इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन जो सफ़रिंग कश्मीरियों की है, चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखते हों, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन लोगों ने सिर्फ जंग और टेररिज्म देखी है। हमारे दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत है जो शायद ही ऐसा कोई शख्सियत हो जिसने इस रीजन में, इस जम्मू एंड कश्मीर में जन्म लिया। एक कश्मीरी हैं और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये इशू है, इंडियन टेरिटरी है लेकिन बहरहाल एक मसला है। वो तीनों जगहों को जानते हैं। चाइना में इन्होंने तालीम हासिल की है, तो उनसे ज़्यादा डेमोग्राफी को और सिचुएशन को, फिर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो, हम उनसे आज के इस बैठक में बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर और रीजन के जो मामलात हैं। तो डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी वेलकम यू टू द। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। या थैंक यू सर। पहला सवाल है मेरा आपसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एज ए पाकिस्तानी बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एक इंडियन बचपन से ये सुनते आया है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कश्मीरी दोस्त, जिनके साथ मैं UN में जाता रहा हूँ, वो एक तीसरा ऑप्शन लेके आते हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर इज़ द एक्चुअल थिंग। हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेशन ट्रीटी क्या थी, क्या उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है? क्या महाराजा हरि सिंह ने जो एक्सेशन ट्रीटी इंडिया के साथ साइन की थी वो लीगली स्टैंड करती है? क्या इट मेक्स जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान पार्ट ऑफ इंडिया? क्या है ये और किन हालात में ये चीज़ हुई थी? और तीसरा ऑप्शन इसमें है कि खाली आप इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है कि जब पार्टीशन हुआ बरतानिया का, तो उस वक्त जुलाई 1947 में, गालिबन जून 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जारी किया था। उस एक्ट में एक ये भी आर्टिकल था कि जो 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसमें ये फैसला वहाँ के
जो उस वक्त के होते थे हुक्मरान, वो ये तय करते थे कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है। तो जब ये बात आई रियासत जम्मू कश्मीर अक्साई तिब्बतहा की, तो उस वक्त महाराजा हरी सिंह जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत किए बाकायदा, और 15 अगस्त को वो थ्रू टेलीग्राफिक मैसेज वो उसकी कंफर्मेशन आई महाराजा हरी सिंह को। तो पाकिस्तान के साथ तो ये इशू तय हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं जाना, रह गई इंडिया की बात। अच्छा, इंडिया के साथ जो स्टैंड स्टिल का मुआहदा था, वो अभी उस पर कोई फैसला होना था, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड सरप्राइज अटैक किया 5 एंट्री पॉइंट से, और जंग छिड़ गई। अब जो हमारी जो स्टेट फोर्सेस थी, वो इतनी नहीं थी अलर्ट, और ना इतनी तादाद में थी, क्योंकि कभी जंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो वो श्रीनगर तक आ गए तकरीबन, अब बारामूला से आगे आ गए। तो उस वक्त फिर महाराजा हरी सिंह ने नेहरू साहब को लिखा कि इस तरह से हम पे हमला हो गया अचानक, आप हमारी मदद के लिए फ़ौज भेजें। तो नेहरू फ़ौज भेजने लगे, तो माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आप फ़ौज नहीं भेज सकते, क्योंकि आप वो एक आज़ाद रियासत है और हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप दोनों के दरमियान डिफेंस पैक्ट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे फिर ये ऑप्शन आया कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो थी, वो इंडिया के साथ एक्सेशन हो उसका। उस पे महाराजा हरी सिंह ने फिर एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और इस तरह वो रियासत भारत का हिस्सा बन गई। जब ये साइन हुआ, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, ये जो वेस्ट जम्मू का इलाका है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वैली जम्मू, ये सब उसमें इंक्लूडेड था, और इसको वॉर ऑफ एग्रेशन करार दिया बाकायदा। यूनाइटेड नेशन ने इसको वॉर ऑफ एग्रेशन वो होती है जिसमें एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दे, उसको वॉर ऑफ एग्रेशन कहते हैं। अच्छा। दो मुल्क जब आपस में लड़ रहे हो, उसको वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं कहते। एनीवे, उसके बाद फिर माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जो है वो, अभी जंग जारी थी, तो यूएन में ले गए मुकदमा, ये केस सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल से सीज़फायर करवाया। ये बहुत गलत जो है इकदाम था नेहरू साहब का, इसलिए कि जब जंग हो रही है और जब मुआहदा हो चुका है एक्सेशन का, और जब जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत भारत का हिस्सा बन चुकी है, तो फिर ये जंग उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए थी जब तक कि गिलगित बल्तिस्तान तक का इलाका जो है वो पाकिस्तान से छुड़ा ना लिया जाता। तो ये तो एक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि आज भी गिलगित बल्तिस्तान और मगरबी जम्मू जो आज़ाद कश्मीर है, ये कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है। आ गई बात आपके इस सवाल की कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से, तो वो भी हमें पीछे जाना पड़ेगा। आप देखें कि 2 ऑपरेशन हुए हैं, एक ऑपरेशन गुलमर्ग जिसका मैंने जिक्र किया जो अटैक पाकिस्तान ने किया, और दूसरा ऑपरेशन था दत्ता खेल। और दत्ता खेल ऑपरेशन जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जिसको लीड किया था एक मर्सनरी ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर अलेक्जेंडर विलियम ब्राउन ने। और ये पूरी साजिश थी। उस वक्त जो लॉर्ड कनिंगम को दोबारा लाया गया था और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया। दोनों साइडों पे जो फौज थी भारत की और पाकिस्तान की, इसके कमांडर इन चीफ जो हैं वो दोनों अंग्रेज थे। तो ये सवाल ये नहीं है कि ये इंडिया का हिस्सा है या नहीं है, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, ये तकसीम क्यों हुई, और वेस्ट जो है खासतौर पर बरतानिया वो आज तक क्यों साइलेंट है इसके ऊपर। इसकी बहुत सिंपल वजह है, और वो ये है कि
ये भारत को सेंट्रल एशिया का जमीनी तजारती रास्ता नहीं देना चाहते थे डायरेक्ट, और इसी वजह से उन्होंने 1935 में गालबन ये जो रियासत थी एजेंसी, गिलगित एजेंसी को ब्रिटिश ने महाराजा हरी सिंह से 60 साल की लीज पर ले लिया था, और उसके बाद वो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस जो थी वहाँ तैनात थी ब्रिटिश स्काउट्स के नाम से, और वो इसको देख रही थी, क्योंकि उस वक्त इनको ये खतरा था कि शिनचियांग में वीडियो रुक गई है आके, तो खतरा ये था कि कहीं इसका फायदा सोवियत यूनियन उठा के ईस्ट तुर्कमानिस्तान पे कब्जा ना कर ले। इसलिए ब्रिटिश के लिए गिलगित एजेंसी बहुत ही क्रूशल थी कि ये वहां पे इनका फुल कंट्रोल हो, और ये वहां से फिर इन्होंने ईस्ट तुर्कमानिस्तान के अंदर भी इन्होंने ब्रिटिश ने जो है वो काफी कार्रवाइयां डाली। उससे भी पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान की रियासत बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान की रियासत बनाने का मकसद भी यही था कि भारत और सेंट्रल एशिया के दरमियान, यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन के दरमियान एक रुकावट रखी जाए, ताकि बाल्शविक और सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो हिंदुस्तान में ना आ जाए। याद रहे कि उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी आज़ादी की तहरीक चल रही थी, जिसमें श्री चंद्र सुभाष बोस जो थे तो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लेफ्ट विंग के थे, और कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इससे भी पहले चले जाए तो महाराजा रंजीत सिंह को जब तक वो जिंदा थे क्यों बर्दाश्त किया ब्रिटिश ने? इसीलिए कि उनको महाराजा रंजीत सिंह के अंदर एक ऐसा हुक्मरान नजर आता था जो भारत और सोवियत यूनियन के बीच में एक बफर का काम दे रहा था। लिहाजा जब 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ और महल्लाती साजिशें शुरू हो गई, और सिख जो एम्पायर थी या लाहौर दरबार जिसको कहते हैं, वो जब आमाजगाह बन गया इन साजिशों की और कमजोर होना शुरू हो गई ये सिखों की रियासत, और ये खतरा पैदा हो गया कि अफगान या उधर से सोवियत का इन्फ्लुएंस लेकर आगे ना आ जाए पंजाब में, तो फिर ये पंजाब की फर्स्ट और सेकंड वॉर हुई 1846 में, जिसमें सिखों की को शिकस्त हुई, और उस शिकस्त के नतीजे में फिर वॉर इंडेमनिटी मांगी गई सिख दरबार से जो कि खाली था। वो फिर महाराजा गुलाब सिंह ने वॉर इंडेमनिटी पे की, और उसके इवज में फिर उन्होंने कश्मीर जो था वो महाराजा गुलाब सिंह को दिया। उसको जम्मू के साथ जोड़ के महाराजा गुलाब सिंह ने फिर एक रियासत बनाई जिसका नाम रखा रियासत जम्मू कश्मीर। अब ये रियासत जम्मू कश्मीर कायम रही 101 साल। इसको भी ब्रिटिश ने इसीलिए बर्दाश्त किया कि उनकी नजर में महाराजा गुलाब सिंह और उसके जो वारिस थे, बेटे और उसका फिर भाई का बेटा की नस्ल चली, ये उनको ये देखते थे कि ये गारंटर है हमारे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के खिलाफ, इसलिए उसको बर्दाश्त किया। हालांकि वो खुश नहीं थे इस रियासत से, बार बार उनकी कोशिश होती थी कश्मीर में अपना रेजिडेंट बिठाएं, और बिल आखिर जब महाराजा प्रताप सिंह थे इसके कश्मीर के महाराजा, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थोड़ी सी अपनी पींगें बढ़ाने की कोशिश की, तो उनको हटा दिया जबरन, कई साल उनको वापस नहीं आने दिया। फिर वो सुलह हुई और वो वापस आए। तो हम जब तक इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे जम्मू कश्मीर के मसले को, हमें समझ नहीं आएगी। सीज फायर इन्होंने इसलिए की कि ये जो चाहते थे वो इनको मिल गया, यानी जम्मू कश्मीर का इंडिया में जाने के बाद वेस्ट जम्मू का इलाका जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। लिहाजा NWFP जो था उस वक्त का, उसके साथ भी इंडिया का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है, और उसके जरिए अफगानिस्तान, और ना ही गिलगित लेके इन्होंने सेंट्रल एशिया पे भी अपना जो एक कंट्रोल था वो रखा। तो ये बेसिकली रफली ये सिनारियो है। अमजद साहब, तो आपने अभी बताया कि नेहरू साहब ने इशू को लेके UN चले गए और उनको चाहिए था कि आज़ाद कराते, चूंकि वो इंडियन टेरिटरी थी आफ्टर एक्सेशन ट्रीटी। तो क्या एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आप देखते हैं वजह
जिसकी वजह से नेहरू साहब ने, हालांकि उस वक्त हम सुनते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल नया मुल्क बना था, रिसोर्सेज नहीं थे, आर्मी अभी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी सेट नहीं थी, इवन तनख्वाहें भी स्टाफ की जो थी वो मुहाजिरीन जो आए थे इंडिया से, अमीर मुहाजिरीन, उनके चेक्स थे, और हैदराबाद दक्कन से मदद मिली थी, और इस तरह पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, इंडिया एक आफ्टर ऑल एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था। क्या वजह थी कि नेहरू साहब ने फैसला नहीं किया और चले गए यूएन? ये माउंट बैटन का प्रेशर था। दूसरा ये था कि वो ये चाहते थे कि महाराजा को हटाया जाए और शेख अब्दुल्ला जो है उनको लाया जाए। शेख अब्दुल्ला प्रो इंडियन थे, ठीक है, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ कश्मीर इंडिया के साथ जाए। तो शेख अब्दुल्ला भी इस साजिश में शामिल थे कि जो वेस्ट जम्मू का इलाका है ये मुसलमानों की अक्सरियत है, ये जाने दो पाकिस्तान में, ठीक है ना, लेकिन इधर से जम्मू जो हिंदू एरिया था और वादी का एरिया, इसको मिला के हम भारत के साथ जुड़ेंगे। तो ये इस तरह कश्मीरी पंडित थे। अमजद साहब, आगे बढ़ने से पहले हम जब 47 की बात करते हैं और आपने पूरी हमें तारीख बताई, महाराजा गुलाब सिंह ने किस तरह रियासत कायम की और ये सब चीज़ें, ज़रा डेमोग्राफी बताएंगे कि आज के कश्मीर में, ख़ास तौर पे वैली में हम देखते हैं तो टोटली एक एक्सट्रीम फैक्टर का इस्लाम है और डेमोग्राफी टोटल एक मुस्लिम स्टेट जैसी लगती है। तो क्या प्री 1947 की रियासत जम्मू एंड कश्मीर लिबरल सेक्युलर थी कि वहां भी इस तरह एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट डेमोग्राफी थी? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अचानक से नहीं पैदा हो जाती, उसका एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब आप कोई बर्तन चूल्हे पर रखे हैं पानी का, तो उसको चूल्हा जलाएं तो वो आप देखेंगे कि पहले पानी ठंडा ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ बुलबुले जाते देखेंगे, यानी कि पानी गर्म हो रहा है और पानी की कैफियत जो है वो तब्दील हो रही है, वो लिक्विड से गैस की तरफ बन रहा है। और फिर जितने मॉलिक्यूल ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो वो पानी, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कैफियती तब्दीली आ जाएगी, वो पानी उबल के भाप बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये कश्मीर के अंदर महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो लोग आए, रणबीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, नथ डालने के लिए, गाय होती है ना उसके यहाँ पे नथ डालते हैं, उससे जरा सा खींचे तो जिधर ले जाए मर्जी आप गाय को। तो इन्होंने पंजाब से जो है मौलवी और जो इस्लाम के जो प्रचार करते थे तबलीगी, इनको उन्होंने बहुत फ्री हैंड देकर भेजना शुरू किया था कश्मीर में काफी सालों से, बल्कि दहाइयों से। और जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर की, वो गढ़ था, और शेख अब्दुल्ला ने भी जामिया मस्जिद से ही तो अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया, वहां तकरीरें कर करके। तो एक वहां पे बहुत सेकुलर सोसाइटी थी, बहुत ही सेकुलर सोसाइटी लेकिन वहां पे इन्होंने मुसलसल ये हिंदू मुस्लिम तफरका जो है ये पैदा करने की कोशिश की, और वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने बताया, वो मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए और आज हम देख रहे हैं कि एक कैफियती तब्दीली है। यहाँ मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूंगा, जंग की। पाकिस्तान में जंग में जो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स हैं वो शिया फिरके से उनका ताल्लुक है, और जो मुजाहिरे हैं वो सुन्नी हैं। तो वहां जब इलेक्शन होते हैं तो वो इसको शिया सुन्नी का मसला बना देते हैं। मुझे याद है हम लोग जब पाकिस्तान में एक जमाने में होते थे और इलेक्शन बेनजीर के आए थे, तो हमने वहां ये कैंपेन चलाई थी कि ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है, ये तबकाती मसला है। ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई फिरका बेस्ड नहीं है, क्लास बेस्ड है। तो वो इसी तरह से आज कश्मीर के अंदर इन्होंने जो फैलाया, वो ये जो मुसलमान थे ये दस्तकार थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, ये इकोनॉमिकली लो स्ट्रेटा से इनका ताल्लुक था। जो हिंदू पंडित थे ये पढ़े लिखे थे, ये दरबार में इनकी मुलाजमतें थी, ये जरा बेहतर क्वालिफाइड और बेहतर वेल ऑफ थे। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी नक्शबंदियों की फैमिलियां थीं कश्मीर में, जिनको महाराजा ने बहुत सारा नवाजा था उनकी वफादारी के इवज। लेकिन वो एक छोटा हिस्सा है कश्मीर का। मेन हिस्सा जो अवाम थी, जो मसाजिद में जाती है, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, जो अपने मुसीबतों के लिए
अल्लाह ताला से रजू करते हैं बजाय महाराजा से रजू करने के, वो तबका जो है दस्तकार और ये फर्नीचर बनाने वाले और इस तबके से उनका ताल्लुक था, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो उसको एक्सप्लॉइट बजाय तबकाती बनाने के, उसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कर दिया, क्योंकि तुम्हारा महाराजा हिंदू है और तुम मुसलमान हो, इसलिए तुम गरीब हो, इसलिए तुम पीछे हो। बजाय उनको ये कहने के कि अगर तुम पीछे हो तो तुम पढ़ो, स्कूलों में जाओ। आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि अगर कोई मुसलमान बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हुआ तो उसके वालिदैन को सजा मिलेगी। इससे ज्यादा सेकुलर क्या हो सकता है? तो ये आज जो हम देख रहे हैं तो ये भी एक माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी नहीं है। कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो बड़े सख्त तंग आए हुए हैं। ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है जो उसमें चल रही है, जिस पे हम आगे, मेरा ख्याल है आपके सवालात मेरे सामने पड़े हैं, तो उस पे आएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कश्मीर की जो सोसाइटी है वो कल भी सेकुलर थी, आज भी सेकुलर है, लेकिन बीमार है, उसको कोरोना वायरस है। अमजद भाई, आपने ये जो बताया हमें पीओके के जो पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर के बारे में बताया, इंडिया के एक कश्मीर बेचारा चीन के कब्जे में भी है, जो 2-3 हिस्सों में है। एक तो अक्साई चीन है जो शायद इंडिया 62 की वार में हारा था, और एक है शखाम वैली है शायद जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था। ये आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ रियासत जम्मू एंड कश्मीर है। हम अक्सर जिनीवा जाते हैं तो लोगों से, कश्मीरियों से सुनते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन ख़राब है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है। इसी तरह ISI बैग जो आते हैं वो इंडिया के कश्मीर में रोते हैं। हम कभी चाइना के पास जो कश्मीर है उसके बारे में कुछ नहीं सुनते। उसके बारे में कुछ बताएं कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है? आया चाइना ने उसको टोटल चाइनाइज कर दिया है और वहाँ पे कश्मीरियत है, बाकी है कि नहीं है? और इस्लाम, और जैसे हम सुनते हैं उगर मुसलमानों पे चाइना ने सख्ती की है, तो वहाँ के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? उगर, देखिए बहुत बुरा हाल है। बात ये है कि ये जो शशगाम और अक्साई चीन के इलाके चीन के पास हैं, ये इंतहाई बैकवर्ड रखे हैं उन्होंने। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है और ज़्यादातर यहाँ के लोगों का ताल्लुक ज़राअत से या मवेशियों से या इस किस्म के चीज़ों से है। जितनी भी वहाँ सरकारी जॉब्स हैं, जितनी भी वहाँ की पुलिस है, जितनी भी वहाँ की आर्मी है, वो सब चाइनीज़ हैं, यानी कि चाइनीज़ खान है। वो खान जो उनकी मेन वो है कास्ट, उसकी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अच्छा, तो वो उससे उनका ताल्लुक है और उनको उन्होंने पीछे रखा हुआ है और उनके ऊपर एक कल्चरल, उनका कल्चरल जेनोसाइड उन्होंने किया है। उनकी जुबान ख़त्म कर रहे हैं, उनका स्क्रिप्ट ख़त्म कर रहे हैं, उन पर पाबंदी है। मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं तो आप वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आएंगे। अगर आप वहाँ पे अपने कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड को डिनाउंस करेंगे तो वो आपको साथ ले लेंगे, लेकिन बराबरी नहीं आपको मिल सकती वहाँ, फिर भी बराबरी नहीं है। एसिमिलेशन की कोशिश अगर कोई करता भी है तो वो वापस, उसको ऐसा होता है कि वो नेटिविज्म की तरफ वापस भागता है, फिर अपनी रूट्स की तरफ। तो वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। दूसरा ये कि वहाँ से जाहिर है कि मीडिया पे पाबंदी है, वहाँ से खबरें नहीं आती। कभी कभार कोई वहाँ से खबर आ जाए तो आ जाए, वहाँ तो सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगी है। हम जैसा भी ये जो सोशल मीडिया पे भी डेमोग्राफी की अगर बात आई है, जैसे चाइना ने वहाँ पे कश्मीरियत को तकरीबन रिलीजन और कल्चरली दोनों एक तरह से बैन किया हुआ है, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ भी तो इतना चाइनीज इन्फ्लुएंस है। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान सुना है स्कर्दू एयरपोर्ट और सारा चाइना के कंट्रोल में है। बलूचिस्तान के ग्वादर तक पूरा चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमने एक और भी चीज़ सुनी है, जैसे मैं भी मुजफ्फराबाद गया था आज से कोई 14-15 साल पहले, तो देखा था कि वहाँ पे शलवार कमीज़ ज़्यादा आम लिबास है, पंजाबी ज़बान ज़्यादा आम मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे चलती थी। जबकि मैं ट्रू कश्मीरी सुनना चाहता हूँ जब
तो मैं देखता हूँ कि जो इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लोग जिनीवा आते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो हम समझते नहीं हैं, क्योंकि वो प्योर कश्मीरी ज़बान होती है। हम वीडियोस देखते हैं इंडियन कश्मीर की, तो वहाँ पे कश्मीरी ड्रेस में बाज़ारों में लोग नज़र आएंगे, पाकिस्तान में कम है। तो क्या पाकिस्तान ने कश्मीरियों की डेमोग्राफी, कल्चरल जेनोसाइड नहीं किया? देखिए, पहले तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर है। ये पाकिस्तान ने जिस इलाके पे कब्जा किया ये कश्मीर ना था ना है, ये जम्मू है। अच्छा, ये मगरबी जम्मू है, ये जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था, ये जो रियासत का प्रोविंस था। जी जी, ये जम्मू पे कब्जा किया हुआ है। इसलिए हम लोग सब कश्मीरियों से भी ज्यादा दुखी हम लोग हैं, क्योंकि कश्मीर तो तकसीम नहीं हुआ, तकसीम तो हम हुए, तकसीम तो जम्मू हुआ। जो लोग मारे गए वो तो मीरपुर के लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद के लोग मारे गए, कश्मीरी तो नहीं मारे गए, हम लोग मारे गए। मेरा बाप इंतजार करते करते मर गया कि कब बॉर्डर खुलेगा, हम कब अपने रिश्तेदारों को मिलेंगे, कब लोगों को मिलेंगे। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा झूठ हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ बोला कि हम कश्मीरी हैं, और दुनिया के सामने हमें कश्मीरी बनाकर पेश किया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक मर्द हैं और मैं आपको औरतों के कपड़े पहनाकर कहूं कि नहीं ये एक औरत है, तो आपके जिस उस पर क्या गुजरेगी और आपको एक औरत के नाम से पुकारा जाए। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा सब इट्स आई ओपनर। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इंग्लैंड में मिलियन के करीब मीरपुरी हैं, ये तो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, ये तो अपने आप को जम्मू का नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कि 70 सालों से इनको इंडोक्ट्रिनेशन की है उन्होंने, इस्लाम और ये कश्मीरियत उनके दिमाग में घुसाई है कि तुम लोग कश्मीरी हो। हालांकि कोई बंदा जम्मू का, हमारे जो पीओके का कोई बंदा जो है वो कश्मीरी नहीं बोल सकता। हाँ, कोई कश्मीर से आके सेटल हुआ हो वो अलग बात है, हम लोग कश्मीरी नहीं बोलते, हम डोगरी बोलते हैं। अच्छा, डोगरी ये जम्मू की जबान है? जी। अच्छा, लेकिन क्या आपसे हमारी जुबान छीन ली, हमारी धरती छीन ली, हमारा राज छीन लिया, इंसाफ छीन लिया, ये हमारे ह्यूमन राइट इन्होंने सलब कर लिए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें दुनिया के सामने कश्मीरी बना के पेश किया। हम कश्मीरी नहीं, हम वेस्ट जम्मू के जम्मूवाल लोग थे, बड़े गैरतमंद और बड़े बहादुर लोग थे। बरतानिया की फौजों में हमारे जो इलाकों के लोग जाके लड़े हैं। कौन सा कश्मीर का वादी का है जो इंडिया की ब्रिटिश आर्मी में हो? हमारे पुंछ के 60,000 लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, समझे। इन्होंने हमारी डोगरी जुबान का रस्मुल खत खत्म कर दिया। इन्होंने कहा उर्दू पढ़ो, इन्होंने कहा इंग्लिश पढ़ो, इन्होंने हमें कहा तुम कश्मीरी हो। और उससे भी ज्यादा आप कहते हैं ना लिबास, इन्होंने हमारी लिबास को बतदरीज तब्दील किया, और हम लंबे चोगे पहनते थे, पंजाब का कल्चर लेके आए, और हमारे ऊपर इन्होंने ये मुसल्लत की, शलवार कमीज मुसल्लत की, हमारे ऊपर इन्होंने जिना की। ये वीडियो थी जिसमें अमजद साहब जो हैं उन्होंने आरिफ फाजिकिया जी के साथ वीडियो में एक्सप्लेन किया है अबाउट कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में। वीडियो लास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अचानक से ही बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे। कहते हैं ना, जो इसके ऊपर जो चीज़ गुजरती है ना वो वही जानता है। तो हम लोग तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। तो जैसा कि हमें तो शुरू से यही सुनाया गया है कि कश्मीर है, मतलब एक होता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वो जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना उसको, और एक होता है कश्मीर, तो एक होता है जो अभी हमारे पास बेसिकली उसको ये लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये जम्मू है, ये कश्मीर नहीं है, जबकि इंडिया में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई ये लोग क्यों इस तरह से ये चीज़ कहते हैं कि ये कश्मीर है बेसिकली, जबकि ये लोग जो डोगरी लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग कश्मीरी नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो जम्मू से हैं।
जिस तरह से वो इमोशनल हुए, सीरियस थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन एक बात है कि गिलगित के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि गिलगित जो है वो बेसिकली गिलगित भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि गिलगित का मैंने भी वैसे कभी इसके बारे में हमने सुना नहीं है, अपनी बुक्स में कभी पढ़ा नहीं है, कभी हमें किसी ने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो के थ्रू और एक दो बार मैंने कमेंट्स में भी रीड किया था कि मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था कि साइमा ये गिलगित भी हम लोग वापस ले लेंगे। तो गिलगित जो है वो भी बेसिकली कह रहे हैं कि भारत का ही पार्ट होना चाहिए था, बट पाकिस्तान में है, लेकिन बहुत जल्द ले लेंगे, ये मैंने सुना है। तो भारत ने जो है वो गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर जब कश्मीर का इशू रेज हुआ था और जो महाराजा हरी सिंह जो है उन्होंने वो दे दिया था, तो मतलब इंडिया के हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने जो है अपनी एक समझदारी से जो वहाँ पर पूरी इंडिया को, एक स्टेट को इकट्ठा करके अपने एक मुल्क बनाया। तो उसमें कश्मीर के जो महाराजा थे उनसे भी कहा गया कि भाई आप जो हैं आप मतलब उनको भी इस तरह से उन्होंने मेंटली बना दिया था कि वो उन्होंने भारत के साथ मतलब वो मिल गए थे। तो क्योंकि अब उनको एक अलग रियासत बनानी थी और रियासत वो एक अलग बन नहीं सकती थी, क्योंकि उस पर अब वो रियासत बेसिकली पाकिस्तान भी उसके ऊपर था और पाकिस्तान से उनका कांटेक्ट था। और जबकि भारत से अलग होने के चक्करों में सरदार वल्लभ भाई जी जो हैं उन्होंने कहा कि आप जो है ना, हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, आप जो है ना आप हमारे साथ हो जाएं। तो वो हो गए थे क्योंकि वो डर चुके थे जो महाराजा हैं कश्मीर के। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्यों नहीं स्टेप उठाया इस चीज़ के ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी ने क्यों इस चीज़ पर स्टेप नहीं उठाया था उस टाइम पर कि ये सारी चीज़ें जो है वो कश्मीर का मामला जो है उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता। तो ये इतने 72 सालों से जो है अब तक ये मामला चलता आ रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, दोनों तरफ से होती है। और दूसरी बात गिलगित का भी यही है कि गिलगित अगर मतलब भारत का पार्ट होना चाहिए था तो भारत ने इसको इतना इजीली जाने क्यों दिया। उस टाइम पे जो कांग्रेस की पार्टी थी, नेहरू थे और जो गांधी जी थे, और उनको तो उनकी तो गांधी जी की तो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी वैल्यू सुनने को मिलती है, जबकि मैंने सुना है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने तो ऐसा कोई चीज़ की नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बिगाड़ा। असल रोल जो कंट्री को इकट्ठा करने में था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, और उसके अलावा उनसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी का था, जिसमें जो कि इनकी वीडियो में भी अभी जिक्र किया गया है। तो वो लोग जो थे वो बेसिकली हमारे लिए मतलब उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, उनका नाम ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए था। मैंने आज तक कभी बुक्स में सुभाष चंद्र जी का नाम नहीं सुना, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम नहीं सुना तो गांधी जी, और मूवीज़ भी बनी है गांधी जी के ऊपर, और ऊपर से नेहरू का बहुत नाम सुना है। तो खैर उस टाइम पे पॉइंट ये है कि उस टाइम पर इन लोगों को इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था और ये मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ये दो कंट्रीज के बीच में जो चल रही है फाइट और ये सीज फाइट का जो सिचुएशन चल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि दोनों कंट्री जो हैं, मतलब कि उनके दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं जो बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, वो लोग कितना परेशान हो रहे हैं, वो लोग कितना डिस्टर्ब हो चुके हैं। स्पेशली अब जैसे ये इमोशनल हो गए हैं तो ये कितना रो रहे हैं, कितना हर्ट हुए होंगे। जाहिर सी बात है, उनके बाबा की बात बता रहे हैं कि उनकी तबीयत मतलब आखिरी सांसें थी, बट वो इंतज़ार में ही सांसें निकल गई, बट कोई आ ही नहीं सका। और दूसरा इनके कल्चर के ऊपर कह रहे हैं कि चेंज हो गया। तो कल्चर बेसिकली
और कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर बेसिकली जो है कैलाश अगर आप चले जाएं या कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पर मैंने सुना है कि, बल्कि हम वीडियोस भी देखते हैं, हम कभी गए तो वहाँ पर व्लॉग भी बनाएंगे वहाँ का, तो हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मैं जाऊँ इस्लामाबाद, तो वहाँ का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्लॉग अपलोड करूँगी उसके लिए। तो आप मेरे लिए अगर व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप मेरा साइमा रिएक्शन चैनल है उस पर जाएं और उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगी, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी जगहें आपको विज़िट कराऊँगी और कोशिश करूँगी अच्छी क्वालिटी के व्लॉग्स हों, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल पर, साइमा रिएक्शन चैनल पर। सो प्लीज़ जाएँ और आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और अभी न्यू ब्लॉग भी अपलोड किया तो उसको भी वॉच कीजिएगा। खैर पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कैलाश की तरफ बहुत सारे मतलब कैलाश में जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, वहाँ पर हर चीज़ उनकी अपनी तरीके से होती है। कश्मीर की भी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कश्मीर से मैं लोगों को जानती हूँ। अब वो कश्मीर, इनके अमजद जी के कहने के मुताबिक तो वो बेसिकली कश्मीर नहीं, वो जम्मू है, जबकि हम लोगों को तो यही सुनने को मिला है अब तक और कि ये कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है। तो अब इसमें जो है यहाँ पे भी लोगों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, रहने का तरीका डिफरेंट है। बाकी हम जाएंगे वहाँ पर विजिट करेंगे तो मैं आप लोगों से ब्लॉग भी अपलोड करके शेयर करूँगी, देखेंगे। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि वहाँ का कल्चर अब कैसा है और क्या डिफरेंस है। बाकी इंडियन कश्मीर में तो हमने याना मीर की वीडियो देखी थी, तो उसमें बिल्कुल उनका कल्चर डिफरेंट था और उनकी जो रहने का बात करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो समझ नहीं आता। और यकीन माने मुझे कश्मीरी समझ आती ही नहीं है बहुत मुश्किल है। एनीवेज ज़्यादा तो उस साइड पे जो है ना हिंद को बोला जाता है, उसको हम कहते हैं हिंद को, तो हिंद को पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो खैर कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उस पर साइन किया, कश्मीर के जो मुआहिदा वगैरह हुआ था, तो उसके बाद मतलब उस वक्त जो मामलात थे, जब ये बात कश्मीर का इशू चल रहा था, उन्होंने साइन बाकायदा किए थे और उस वक्त ये मामला सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए थे कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के साथ, और ताकि ये जितने भी मासूम लोग जो हैं उनके साथ ये इतनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। और स्पेशली कश्मीरी पंडित को आप देख लें, कश्मीरी पंडित जो हैं उन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, वो अपने घरों से बेघर हो चुकी हैं, जॉब्स उनकी जा चुकी हैं और अब तो खैर वो दूसरे शहरों में जाके सेटल भी हो गए हैं। और आज के दौर में आप देखें तो उनके लिए उनको वापसी की भी तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह जी ने इसके ऊपर मतलब कि बात की है इन 2020 मेरे ख्याल 22 में वापसी का वो कर रहे हैं सिस्टम। एनीवेज ओवरऑल यही है कि इन सब लोगों ने बहुत कुछ फेस कर लिया है यार, प्लीज़ अब ये मामला को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते, पता नहीं कितनी जाने जाएंगी, कितने लोग नुकसान उठाएंगे और कितने लोग तकलीफ में रहेंगे, इसी तरह खून के आंसू रोएंगे। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इमोशनल वीडियो थी। लास्ट में जिस तरह से उनका मतलब वो रोने लग गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए फील कर रही हूँ, सॉरी फील कर रही हूँ सीरियसली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।